पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लॉन्ग आंट और बाकी सभी लोग उन दोनों बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सीन हमें उन दोनों बच्चों की तरफ दिखाया जाता है। इसके बाद दोनों बच्चे सीक्रेट रियल्म के एरिया में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां का माहौल उन्हें काफी स्ट्रेंज लगता है। येलो ड्रेस वाली छोटी बच्ची आसपास मौजूद लोगों को देखकर महसूस करती है कि इन सभी के अंदर एक बहुत ही अनप्लेजेंट ऑरा है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सरी तरफ वहां मौजूद कई लोग अचानक खुद को एक अजीब सिचुएशन में फांसा हुआ पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो तो वापस अपने घर जा चुके थे, लेकिन अब भी यहीं क्यों हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके शरीर पर लगी हुई चेन्स उनकी ट्रू एनर्जी और ब्लड को लगातार अब्जॉर्ब कर रही हैं। वो लोग पूरी ताकत लगाकर उन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी ट्रू एनर्जी को प्रॉपरली मोबिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि अगर ये चेन्स नहीं टूटी तो उनकी हालत बेहद खराब होने वाली है। उधर व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा अपनी बहन के साथ कुछ करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन येलो ड्रेस वाली उसकी बड़ी बहन उसे तुरंत रोक लेती है। तब उसकी बहन उसे याद दिलाती है कि आंट लॉन्ग ने उन्हें असली मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए भेजा है। अभी मास्टरमाइंड खुद सामने नहीं आया है। अगर दोनों बच्चे अभी अचानक बाहर निकलकर अटैक कर देंगे तो मास्टरमाइंड को शक हो जाएगा और वो भाग सकता है। व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा भी बात समझ जाता है। वो कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी मास्टरमाइंड के सामने आने का इंतजार है, क्योंकि अगर वो देर करता रहा तो यहाँ फांसे हुए ये सारे अंकल्स, आंटीज, ब्रदर्स और सिस्टर्स सच में मर सकते हैं। और तभी उन्हें आखिरकार वही आदमी दिखाई दे जाता है। दोनों बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि अब सही समय आ गया है। वो तुरंत आंट लॉन्ग को इन्फॉर्म करती है कि मास्टरमाइंड सामने आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुश्मनों ने खुद को फाइनल कंपटीशन स्टेज के अंदर छिपा रखा है। इसलिए येलो ड्रेस वाली बच्ची अपने छोटे भाई एआई कैरू को तुरंत ऑर्डर देती है कि जल्दी से सारे यूजेबल अरे स्टोन्स बाहर निकालो। उनका मकसद साफ है, ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ना जिससे दुश्मन भाग सके। एआई कैरू तुरंत अपनी बहन की बात मानता है और अरे स्टोन्स निकालना शुरू कर देता है। तभी वहां मौजूद लोगों को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर किसी की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ती है और सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये वही छोटा बच्चा है जो यहां पहुंच गया है। कुछ लोग राहत महसूस करते हैं और सोचते हैं कि शायद ये छोटा बच्चा उन्हें बचाने आया है, लेकिन तभी सिचुएशन अचानक बदल जाती है। एक शैडो लाइक पावर बच्चे पर हमला करती है। लोगों को लगता है कि उस शैडो ने बच्चे को मार दिया है, लेकिन एआई कैरू इस स्ट्रेंज पावर को देखकर डरने के बजाय क्यूरियस हो जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सामने वाला दुश्मन अचानक गायब हो गया है। अब एआई कैरू को उसकी कोई ऑरा भी सेंस नहीं हो रही। ऐसी सिचुएशन में उसे डैडी की एक और बात याद आती है। डैडी ने उसे सिखाया था कि अगर एनिमी दिखाई नहीं दे रहा हो और उसकी लोकेशन पता न चल रही हो तो सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन मजबूत करनी चाहिए। इसलिए एआई कैरू तुरंत अपने चारों तरफ कई लेयर्स की डिफेंस तैयार करने लगता है, लेकिन दुश्मन दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मैजिक अरे एक्टिवेट हो जाता है। एआई कैरू द्वारा तैयार किया गया अरे सीधे दुश्मन के अटैक को रोक देता है। इतना ही नहीं, वही मैजिक अरे उन खतरनाक चेन्स को भी ब्लॉक कर देता है, जिससे अंदर फांसे लोगों पर पड़ रहा प्रेशर रुकने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि उनकी जान फिलहाल बच गई है, लेकिन दुश्मन अब पूरी तरह गुस्से में आ चुका है। वो एआई कैरू को धमकी देता है कि आज ये बच्चा ही उनका नरिशमेंट बनेगा, यानी वो बच्चों की पावर को अब्जॉर्ब करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने वाला है। इसी दौरान एआई कैरू उस दुश्मन की ऑरा को महसूस करता है। उस ऑरा में उसे बेहद स्ट्रांग और हेटफुल फीलिंग महसूस होती है। वो समझ जाता है कि सामने वाला कोई ऑर्डिनरी एनिमी नहीं है। उसकी ऑरा इतनी पावरफुल है कि एआई कैरू के हिसाब से डैडी के अलावा उसने इतनी स्ट्रांग ऑरा पहले कभी महसूस नहीं की। और तभी उसके मुंह से एक नाम निकलता है, झाओजुई। यानी अब सामने मौजूद इस बेहद पावरफुल एनिमी की पहचान को लेकर भी एक बड़ा कनेक्शन सामने आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर येलो ड्रेस वाली छोटी बच्ची अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। तभी वहां एक जोरदार शॉक वेव निकलती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग आजाद हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, हम बच गए। लेकिन ये देखकर वहां मौजूद बटलर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में उस बच्ची से कहता है, अरे बदमाश, तुम अपनी मौत को खुद बुला रही हो। इसके बाद बटलर और उसके सारे साथी मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उस अरे के अंदर अपनी पावर को इंजेक्ट करने लगते हैं। तभी उस अरे के अंदर से काफी सारी ब्लड चेन्स बाहर निकलती हैं, जो एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को पकड़ने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसके सामने तुरंत एक मजबूत प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड चेन्स उन लोगों को पकड़ ही नहीं पाती। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ब्लॉकिंग मैजिक अरे को एक्टिवेट करो, उन चेन्स को रोक दो। लेकिन ये देखकर बटलर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, धत तेरे की, आज तुम हमारा भोजन बनोगे। इसके बाद बटलर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से काफी सारी ब्लड हैंड्स बाहर निकलने लगती हैं। तभी वो अपनी एक फीनिक्स पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है,
लेकिन इतने में ही उसकी बहन उसके सामने आ जाती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है, कितनी भयानक ऑरा है। ये देखकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा भी उसकी पावर को महसूस करता है और कहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद दोनों बच्चे उस ऑरा को महसूस करते हुए कहते हैं, फादर के अलावा ये सबसे पावरफुल ऑरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक वहां लॉन्ग डायनेस्टी की एक सील दिखाई देने लगती है। ये सील लॉन्ग आंट यानी गवर्नर की तरफ से भेजी गई होती है। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग आंट खुद वहां पहुंच जाती हैं। उन्हें देखते ही वहां मौजूद बटलर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो जो कुछ कहता है वो अपने मन में कह रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, बेकार लोगों का झुंड, तुम लोग मेरे मार्शल ग्रैंड मास्टर को आधे घंटे तक भी रोक नहीं पाए और अब जाओ जियो ने उसे दबा दिया है। इसके बाद वो मन ही मन आगे सोचता है, मुझे इस बदमाश से सावधान रहना होगा। ये स्थिति हमारे लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तभी लॉन्ग आंट सामने मौजूद ब्लड अरे को देखकर गुस्से में कहती हैं, ब्लड थर्स्टी रोमांस अरे, तुम लोगों ने 9 प्रोविंसेस का फॉरबिडन अरे बनाने की हिम्मत कैसे की? तुम लोगों का पूरा परिवार खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस पर दूसरी तरफ से बटलर जवाब देता है, एम्परर शायद इस समय अपनी ही समस्याओं से निपटने में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें लॉन्गजुओ की चिंता करने का समय नहीं है। और जहां तक तुम्हारे लॉर्ड लॉन्गजुओ की बात है, तुम्हें 9 क्लैंस को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद बटलर आगे कहता है, हो सकता है मेरे पास 9 क्लैंस को खत्म करने का अधिकार न हो। तभी लॉन्ग आंट उसकी बात काटते हुए कहती हैं, 9 क्लैंस को खत्म करने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन 3 लोगों को खत्म करने का अधिकार भी मेरे पास है। इतना कहते ही अचानक वहां ब्लैक रोब्स पहने हुए 3 और मास्टर्स दिखाई देते हैं। वो तीनों सीधे बटलर के सामने आते हैं और लॉन्ग आंट को ग्रीट करते हैं। लेकिन इतने में लॉन्ग आंट उन लोगों से कहती हैं, अब तुम्हें और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग इस बटलर के साथ मिले हुए हो। ये सुनकर बटलर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वो लॉन्ग आंट से कहता है, तुम्हें यह पता लगाने में ही बहुत ज्यादा समय लग गया। असल में अब इन सभी लोगों का एक ही मकसद होता है, लॉन्ग आंट को यहीं खत्म करके इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तभी बटलर लॉन्ग जुओ की तरफ देखते हुए कहता है, लॉर्ड लॉन्ग जुओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम और ये दोनों बच्चे मार्शल सेंट के पीक पर मौजूद हम चारों को हरा सकते हो? इसी बीच वहां मौजूद ब्लैक क्लोथ्स वाले जूयू पीक के एल्डर कहते हैं, हमारा असली प्लान तो ये था कि ये लोग इन चारों को लगभग आधे घंटे तक रोक कर रखें, ताकि हम इन 1 लाख कल्टीवेटर्स की एनर्जी और ब्लड को पूरी तरह अब्जॉर्ब कर सकें। इसके बाद हम इस पूरे मामले का इल्जाम प्रीवियस लॉर्ड की हत्या पर डाल देते, ताकि किसी को भी असली सच्चाई का पता न चलता। तभी रेड हेयर वाले उसी पीक के एल्डर कहते हैं, लेकिन तुम वापस क्यों आ गए? अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें खत्म करना ही होगा। इसके बाद वो लोग आपस में अपनी योजना के बारे में बात करते हैं। उनका मानना होता है कि अगर कुछ लोगों की सैक्रिफाइस देकर उनमें से कोई एक मार्शल एम्परर के रियम तक पहुंच जाए तो इससे उनकी सिटी को बहुत बड़ा फायदा होगा और भविष्य में उन पर आने वाली कई मुसीबतों से भी बचा जा सकेगा। लेकिन ये सुनकर लॉन्ग आंट साफ कहती हैं, तुम लोग किसी की जान की सैक्रिफाइस देकर अपनी कल्टीवेशन को इस तरह नहीं बढ़ा सकते। इस पर बटलर गुस्से में लॉन्ग आंट से कहता है, तुम्हारी इसी सोच की वजह से आज तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। इतना कहते ही बटलर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक खतरनाक ब्लड हैंड लॉन्ग आंट की तरफ तेजी से हमला करती है। लेकिन लॉन्ग आंट तुरंत अपनी शील्ड बना लेती हैं और उस अटैक को रोक लेती हैं। हालांकि ये शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि बटलर के साथ मौजूद बाकी सभी लोग भी मिलकर उस शील्ड पर लगातार अटैक करने लगते हैं। उनके संयुक्त हमले की वजह से शील्ड में कई क्रैक्स पड़ने लगते हैं। अब लॉन्ग आंट पर सीधा अटैक होने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक व्हाइट हेयर वाला बच्चा और येलो ड्रेस वाली बच्ची वहां पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्त बैकलैश होता है और उनके मुंह से खून निकल आता है। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आसपास खड़े लोग भी हैरानी से कहते हैं, इन्होंने सच में 3 पीक मार्शल सेंट्स के अटैक को रोक दिया। तभी उनकी नजर उन दोनों बच्चों के हाथों में मौजूद वेपन्स पर जाती है। उन्हें देखकर लोग हैरान होकर कहते हैं, ये तो इंपीरियल वेपन्स हैं। ये सुनकर लॉन्ग आंट भी उन दोनों बच्चों को ध्यान से देखने लगती हैं। वो मन ही मन सोचती हैं, इन दोनों छोटे बच्चों के पास एक एक इंपीरियल वेपन है। ये बहुत बड़ी बात है। इनके फादर की ताकत कम से कम पीक मार्शल एम्परर के स्तर की जरूर होगी। इतनी ताकत के बिना कोई भी 2 तरह की रूल पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता और न ही 2 इंपीरियल आर्टिफैक्ट्स को इतनी आसानी से संभाल सकता है। दूसरी तरफ बटलर और तीनों पीक एल्डर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, इनके पास सच में इंपीरियल आर्टिफैक्ट्स हैं। तभी ब्लैक क्लोथ्स वाला जूयू पीक एल्डर कहता है, अभी इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। इसके बाद बटलर तुरंत आदेश देता है, इन्हें खत्म कर दो, बाद में इनके ब्लड को आपस में बांट लेंगे। मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इतना सुनते ही सभी लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और दोनों बच्चों पर एक साथ जोरदार अटैक कर देते हैं। लेकिन व्हाइट हेयर वाला बच्चा तुरंत एक मजबूत शील्ड बना देता है। दोनों बच्चे एक साथ उस शील्ड के पीछे खड़े होकर उनके सभी अटैक्स को रोक लेते हैं।
इसके बाद दोनों बच्चे अपने इंपीरियल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखकर आसपास मौजूद सभी लोग फिर से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे इन इंपीरियल वेपन्स को बेहद आसानी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी लॉन्ग आंट को होती है। वो देखती हैं कि इंपीरियल वेपन्स का इस्तेमाल करने के बावजूद दोनों बच्चों को किसी तरह का बैकलैश नहीं हो रहा। तभी दोनों बच्चे अपने वेपन्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं। उनकी पावर अचानक कई गुना बढ़ जाती है। ये देखकर तीनों पीक एल्डर्स भी तुरंत अपनी ताकत को एक साथ करते हैं और दोनों बच्चों पर एक बेहद खतरनाक अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अटैक पहुंचने से पहले ही दोनों बच्चे अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके पूरे अटैक को वहीं तोड़ देते हैं। इसके तुरंत बाद दोनों बच्चों की तरफ से एक बेहद खतरनाक काउंटर अटैक होता है, जिसकी वजह से तीनों एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल वेपन से निकले भयानक प्रेशर की वजह से बटलर भी जमीन पर गिर जाता है। अब सिचुएशन पूरी तरह उनके खिलाफ हो चुकी होती है। इसके बाद बटलर और तीनों एल्डर्स एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि चारों तरफ एक बेहद पावरफुल शील्ड पहले से ही बन चुकी है। इस शील्ड की वजह से उनके भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो लोग हैरान होकर कहते हैं, धत, ये वॉइड इम्प्रिजनमेंट है। असल में दोनों बच्चों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके भागने के सभी रास्ते पहले ही बंद कर दिए होते हैं। ये देखकर बटलर और बाकी तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बटलर के मन में एक अलग ही प्लान आता है। वो सोचता है कि अगर उसे अपनी जान बचाकर यहां से निकलना है तो उसे अपने ही साथियों की पावर का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद बटलर अचानक वहां से कुछ उठाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल वहां से काफी ज्यादा ब्लड एनर्जी निकलती है और सीधे उन तीनों एल्डर्स को जकड़ लेती है। असल में बटलर ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथियों को धोखा दे दिया होता है। ये देखकर तीनों एल्डर्स पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और गुस्से में बटलर पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? लेकिन बटलर बिल्कुल शांत होकर कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे यहां से जिंदा निकलना है तो मुझे तुम लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करना ही होगा। तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करके शायद मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊं। ये सुनकर तीनों एल्डर्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो बटलर को धमकी देते हुए कहते हैं, अगर हम यहां से बच गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बटलर उनकी बात की परवाह नहीं करता और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनकी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू करने वाला होता है। तभी अचानक दोनों बच्चे एक साथ अटैक करते हैं और बटलर की उस पावर को वहीं रोक देते हैं। ये देखकर बटलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और वहां मौजूद सभी लोगों पर एक साथ खतरनाक अटैक कर देता है। गुस्से में बटलर दोनों बच्चों से कहता है, मैं तुम दोनों बच्चों को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरी पूरी योजना बर्बाद कर दी है। जिसके बाद बटलर गुस्से में अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी के ऊपर एक बेहद पावरफुल अटैक कर देता है। ये अटैक देखकर लॉन्ग आंट तुरंत उसे रोकने के लिए आगे आती हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसे रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से लॉन्ग आंट को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। ये देखकर दोनों बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत उनसे पूछते हैं, लॉन्ग आंट, आप ठीक हैं? जिस पे लॉन्ग आंट उन्हें जवाब देती हैं, हाँ मैं ठीक हूं। इसके बाद लॉन्ग आंट खुद को संभालते हुए वापस खड़ी हो जाती हैं। लेकिन लॉन्ग आंट को घायल देखकर येलो ड्रेस वाली बच्ची बेहद ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वो अपने पास से एक अजीब सा पेंडेंट निकालती है। असल में उस पेंडेंट के अंदर उसके फादर की सोल का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद होता है। येलो ड्रेस वाली बच्ची उस पेंडेंट को अपने हाथ में लेकर उसे एक्टिवेट कर देती है और अब साफ हो जाता है कि उसने अपने फादर की सोल के इस हिस्से को किसी खास वजह से सुरक्षित रखा हुआ था। दूसरी तरफ व्हाइट हेयर वाला छोटा बच्चा समझ जाता है कि अब उन्हें यहां लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल आराम से वहां बारबेक्यू करने लगता है। इसके बाद वो अपने बनाए हुए बारबेक्यू का कुछ हिस्सा लॉन्ग आंट और अपनी सिस्टर को भी दे देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां उसके फादर की सोल का एक हिस्सा प्रकट हो चुका होता है। जैसे ही वहां मौजूद लोग उसके फादर को देखते हैं, सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से निकल रही ऑरा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एक मार्शल एम्परर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक महसूस होती है। ये देखकर बटलर घबराते हुए कहता है, फिफ्थ ब्रदर। वहीं दूसरी तरफ येलो ड्रेस वाली बच्ची अभी भी आराम से अपना बारबेक्यू खा रही होती है। वो गुस्से में अपने फादर से कहती है, तुमने मुझे बारबेक्यू खाते समय परेशान करने की हिम्मत कैसे की? डैडी, इसे सबक सिखाओ। अब हम देखते हैं कि उसके फादर की वही सोल पूरी तरह सामने आ चुकी होती है। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उसके फादर की सोल अपने दोनों बच्चों के पास जाती है और कहती है। इस पर येलो ड्रेस वाली बच्ची तुरंत बटलर की तरफ इशारा करके कहती है, ये बैड गाय है, इसने मेरा बारबेक्यू खराब कर दिया। डैडी, इसे सबक सिखाओ। व्हाइट हेयर वाला बच्चा भी अपनी बहन की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाता है और अपने फादर को बताता है कि ये लोग उनका बारबेक्यू छीनने के लिए ही उन पर अटैक कर रहे थे। ये सुनकर उनके फादर कहते हैं, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारा डैडी यहां आ चुका है।
अब तुम्हारा बारबेक्यू कोई भी नहीं छीन सकता। ये सुनकर दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद उनका फादर उन सभी के सामने आता है और गुस्से में कहता है, मेरे बच्चे बारबेक्यू खा रहे थे और तुम लोगों ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की। ये सुनकर लॉन्ग आंट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो अपना सिर पकड़ते हुए मन ही मन सोचती हैं, ये डैडी भी अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर है। इस समय भी इसे सिर्फ बारबेक्यू की पड़ी है। लेकिन येलो ड्रेस वाली बच्ची को अब बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके फादर के सामने आने के बाद उसे पता है कि अब कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वो लॉन्ग आंट से कहती है, ऑन्ट लॉन्ग, जल्दी से खाइए। फिर वो बारबेक्यू की तरफ देखते हुए कहती है, जल्दी खाइए, बारबेक्यू ठंडा हो रहा है। वहीं व्हाइट हेयर वाला बच्चा भी अपने फादर पर पूरा भरोसा दिखाते हुए कहता है, डैडी सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर लॉन्ग आंट भी आखिरकार बारबेक्यू का एक टुकड़ा उठा लेती हैं और खाने लगती हैं। तभी बटलर अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करते हुए कहता है, ये तुम हो? अब हमारा मैं कैरेक्टर यानी बच्चों के डैडी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे जानते हो? इस पर बटलर तुरंत जवाब देता है, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता। इसके बाद बटलर 3 साल पहले की घटना का जिक्र करते हुए कहता है, 3 साल पहले भी तुम ही थे जिसने प्रीवियस गवर्नर को सीक्रेट रियम का गेट जबरदस्ती खोलने और उसके अंदर जाने के लिए मजबूर किया था। ये सुनते ही मैं कैरेक्टर कुछ पल के लिए उस पुरानी घटना को याद करने लगता है और मन ही मन सोचता है, सीक्रेट रियम में जाना? वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग आंट भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो मन ही मन सोचती हैं, जहां तक मुझे याद है उस स्केपगोट ने बताया था कि प्रीवियस गवर्नर के सीक्रेट रियम में जाने से पहले एक मिस्टीरियस पर्सन ने उसकी हत्या कर दी थी। तो क्या यही वो मर्डरर है जिसकी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? क्या ये दोनों बच्चों का फादर ही है? तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची लॉन्ग आंट को बारबेक्यू खाते हुए देखती है और पूछती है, ऑन्ट लॉन्ग, आप खा क्यों नहीं रही हैं? क्या आप बस हम चारों को ही देख रही हैं? लॉन्ग आंट थोड़ा संभलते हुए जवाब देती हैं, उम्मीद है मैं गलत सोच रही हूं। लेकिन तभी बटलर फिर से एक महत्वपूर्ण बात बताता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम तो सिर्फ एक अवतार हो। फिर वो हैरानी और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता है, हाँ, 3 साल पहले तुम एक हाई एंड माइटी मार्शल एम्परर हुआ करते थे। हाँ। ये सब कुछ बटलर हंसते हुए कहता है। वो आगे कहता है, इसलिए स्वाभाविक है कि तुम्हें मेरे जैसे किसी मामूली इंसान की याद नहीं होगी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दबाकर उस साल मिली बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर हमारा मैं कैरेक्टर बस शांत अंदाज में कहता है, अच्छा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो अपना एक हाथ उठाता है और उसके हाथ से एक बेहद पावरफुल बीम निकलती है जो सीधे बटलर को जाकर लगती है। अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बटलर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो हवा में दूर तक उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। यह देखकर लॉन्ग आंट भी पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। वो मन ही मन सोचती हैं, सिर्फ एक स्पिरिचुअल बॉडी के साथ इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि इसने मार्शल एम्परर के पीक लेवल के व्यक्ति को एक ही अटैक में हरा दिया। आखिर ये कौन है? आम मार्शल एम्परर तो एक रूल पावर को भी ठीक से मास्टर करने में काफी मुश्किल महसूस करते हैं। इसके बाद हमारा मैं कैरेक्टर शांत अंदाज में कहता है, ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन और स्वॉर्ड गॉड डोमेन तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। इनका इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी लीकेज को रोकने के लिए किया गया था। तुम्हारे जैसे मार्शल एम्परर से निपटने के लिए तो मेरी एक उंगली ही काफी है। यह सुनकर बटलर बुरी तरह घबरा जाता है। वो डरते हुए कहता है, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं अभी अभी मार्शल एम्परर बना हूं, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद बटलर घिसटता हुआ लॉन्ग आंट के पैरों में गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत मैं कैरेक्टर पर आरोप लगाने लगता है। वो कहता है, यही वो आदमी है जिसने करंट गवर्नर की हत्या की है, आपको इसे जल्दी से पकड़ लेना चाहिए। फिर बटलर अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैंने भले ही इस फॉरबिडन अरे को बनाया था ताकि कल्टीवेटर्स की ट्रू एनर्जी, ब्लड और सोल को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसी वजह से लॉन्ग जाओ में एक मार्शल एम्परर पैदा हो सका ताकि लॉन्ग जाओ को हमेशा दूसरों के रहम पर निर्भर न रहना पड़े। इसके बाद वो लॉन्ग आंट से कहता है, तुम मेरे साथ मिलकर पहले इस हत्यारे को खत्म कर दो, उसके बाद चाहे तुम मुझे मारो या मुझे सौंप दो, मैं किसी तरह का विरोध नहीं करूंगा। लेकिन ये सुनते ही येलो ड्रेस वाली बच्ची गुस्से में आ जाती है और बटलर से कहती है, तुम बहुत बुरे हो, मेरे फादर के बारे में गलत मत बोलो, मेरे फादर किसी को भी बिना वजह नहीं मारते। इसके बाद दोनों बच्चे भी गुस्से में आ जाते हैं। व्हाइट हेयर वाला बच्चा गुस्से में बटलर की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाता है, मैं तुम्हें पीट पीट कर खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी उनका फादर उन्हें रोकते हुए कहता है, वापस आओ। इसके साथ ही वो दोनों बच्चों को अपनी तरफ खींच लेता है और उनसे कहता है, तुम दोनों भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या बताया था। यह सुनकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर अपनी सिस्टर से कहता है, फादर ने हमें इतनी सारी बातें बताई हैं, वो किस वाली बात पूछ रहे हैं? इस पर येलो ड्रेस वाली बच्ची अपने फादर से कहती है, फादर, आप हमें कोई हिंट दे सकते हो? तभी व्हाइट हेयर वाला बच्चा भी सोचते हुए कहता है, हमें एक हिंट की जरूरत है। इसके बाद उनके फादर उन्हें याद दिलाते हुए कहते हैं, मैंने तुम दोनों से क्या कहा था? मैंने कहा था कि मार्शल एम्परर पर खुद से अटैक मत करना, और तुम दोनों ये बात पहले ही भूल गए।
ये सुनकर दोनों बच्चे अचानक हैरान रह जाते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, अच्छा यही वाली बात। उनके फादर पूछते हैं, अब याद आया? दोनों बच्चे तुरंत जवाब देते हैं, हाँ फादर। वहीं व्हाइट हेयर वाला बच्चा मन ही मन सोचता है, हाँ सही कहा, अब मुझे याद आ गया। इसके बाद व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपनी जेब से एक तालिस्मान निकालता है और कहता है, मेरे पास भी ट्रूथ तालिस्मान है। इसके बाद वो उस तालिस्मान को बटलर के ऊपर इस्तेमाल करता है और कहता है, ट्रूथ तालिस्मान का इस्तेमाल करके ओल्ड मास्टर जू की हत्या की सच्चाई सामने लाओ। तालिस्मान का असर होते ही बटलर अपने आप सच बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है, मैंने ही उसे मारा था। इसके बाद ट्रूथ तालिस्मान की वजह से बटलर पूरी सच्चाई बताता है। उस समय तुम्हारे फादर ने ओल्ड मास्टर जू को सीक्रेट रियल्म खोलने के लिए मजबूर किया था। इसकी वजह से ओल्ड मास्टर जू और बाकी 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और ब्लड सील को अनसील करके उसे मार डाला। इसके बाद बटलर आगे सच बताते हुए कहता है, फिर मैंने उनकी ट्रू एनर्जी और ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने लॉन्ग जाओ के उन 4 लोगों और बाकी 2 लोगों पर भी ब्लड कर्स लगा दिया था। ये सुनकर लॉन्ग आंट काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, तो ये सच में तुम ही थे? इसके बाद वो काउरू से कहती हैं, काउरू, उससे पूछो कि ब्लड सी और ब्लड थर्स्टी सोल सीजिंग अरे उसे कहां से मिला था। ये सुनकर डैडी भी थोड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं, काउरू, और फिर एक गहरी सांस लेते हैं। यहां काउरू वही व्हाइट हेयर वाला बच्चा है। काउरू तुरंत बटलर की तरफ देखकर कहता है, जल्दी बताओ। इसके बाद बटलर सच्चाई बताना शुरू करता है। वो कहता है, कई साल पहले एक रहस्यमयी व्यक्ति ब्लड रेड रोब पहनकर मेरे पास आया था। उसी ने मुझे ये चीजें दी थीं। मेरी होली फ्लेम भी उसकी पहचान का पता नहीं लगा सकी। मुझे नहीं पता कि वो आखिर कौन था। वो आगे बताता है, उसने मुझे अपने साथ जुड़ने के लिए कहा था और मेरी कल्टीवेशन में मदद करने का वादा किया था। उसकी शर्त थी कि मुझे ओल्ड जाओ एम्परर को मारना होगा और लॉन्ग जाओ पर अपना कंट्रोल स्थापित करना होगा। मैं लगभग सफल हो ही गया था, लेकिन इन दोनों बच्चों ने मेरी पूरी योजना बर्बाद कर दी। ये सुनकर क्यारू अपनी सिस्टर की तरफ देखकर कहता है, सिस्टर, ये हमारे बारे में ही बात कर रहा है। येलो ड्रेस वाली बच्ची सिर हिलाकर कहती है, हाँ। इस पर क्यारू खुश होकर पूछता है, तो क्या हमने आज फिर कोई अच्छा काम किया? उसकी सिस्टर तुरंत जवाब देती है, ऑफ कोर्स, हम जहां भी जाते हैं हमें हमेशा बैड गाइज ही मिलते हैं। ये सुनकर क्यारू काफी खुश हो जाता है और कहता है, बैड गाइज को हराना। इसके बाद वो लॉन्ग आंट की तरफ देखकर पूछता है, ऑन्ट लॉन्ग, क्या आपका और कोई सवाल है? लॉन्ग आंट जवाब देती हैं, नहीं, अब और कोई सवाल नहीं है। लेकिन मन ही मन वो सोचती हैं, तो यू फे भी सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड तो वो ब्लड रोब्ड आदमी है। अफसोस, हमारे पास उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। अभी हम उससे ज्यादा कुछ पता नहीं कर सकते। ये सुनकर क्यारू कहता है, ओके। इसके साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहां मौजूद बटलर को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये देखकर बटलर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो आखिरी बार गुस्से में कहता है, धत, तुम्हें सच्चाई पता भी चल गई तो क्या? अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो याद रखना, तुम लोग भी देर सवेर मरोगे। ये सुनकर डैडी अपने दोनों बच्चों से कहते हैं, अपनी आंखें बंद कर लो और देखना मत। दोनों बच्चे तुरंत कहते हैं, ओके। इसके बाद दोनों अपनी आंखें और कान बंद कर लेते हैं। वहीं डैडी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और बटलर को वहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो वापस अपने दोनों बच्चों के पास आते हैं और कहते हैं, ओके, अब अपनी आंखें खोल सकते हो। दोनों बच्चे तुरंत अपनी आंखें खोलते हैं और बिना किसी चिंता के वापस अपने बारबेक्यू की तरफ लग जाते हैं। वो अपने फादर से कहते हैं, डैडी आप भी खाइए। इसके बाद डैडी भी उनके पास बैठ जाते हैं और उनके साथ बारबेक्यू खाने लगते हैं। बारबेक्यू खाते हुए डैडी कहते हैं, सच में तुम्हारी बारबेक्यू बनाने की स्किल काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। ये सुनकर दोनों बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। कारू खुशी से कहता है, मैंने इसकी रोज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। उसकी सिस्टर भी खुशी से सिर हिलाकर उसकी बात से सहमत होती है। तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची लॉन्ग आंट को अपने फादर के पास लेकर आती है और कहती है, डैडी ये आंट लॉन्ग हैं। डैडी लॉन्ग आंट की तरफ देखकर कहते हैं, हेलो आंट लॉन्ग। फिर वो अपने दोनों बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं, ये दोनों बच्चे थोड़े शरारती हैं। इन्होंने आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं दी लॉर्ड लॉन्ग? लॉन्ग आंट तुरंत कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद लॉन्ग आंट दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती हैं, इन दोनों बच्चों ने मेरी बहुत मदद की है। अगर ये दोनों मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। मुझे इन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपने फादर के पास आकर बैठता है और लॉन्ग आंट को देखते हुए पूछता है, डैडी आंट लॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है ना? डैडी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? व्हाइट हेयर वाला बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है, तो क्या हम डैडी की शादी आंट लॉन्ग से करवा दें? फिर वो हमारी मदर बन जाएंगी। ये सुनते ही लॉन्ग आंट थोड़ी शर्माने लगती हैं। वहीं डैडी तुरंत उठकर लॉन्ग आंट से कहते हैं, बच्चे कभी कभी ऐसी बातें सोच लेते हैं लॉर्ड लॉन्ग, कृपया इनकी बात का बुरा मत मानिए। लॉन्ग आंट जवाब देती हैं, चिंता मत कीजिए। तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची अपने भाई के पास आती है और उसे डांटते हुए कहती है, भाई क्या तुम्हें वाइफ चाहिए? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि हम डैडी के लिए वाइफ ढूंढने नहीं आए हैं।
हम यहाँ अपनी मदर को ढूंढने आए हैं। ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा तुरंत अपनी सिस्टर से कहता है, सॉरी सिस्टर। वहीं लॉन्ग आंट उन दोनों बच्चों को देखकर मन ही मन सोचती हैं, ये दोनों बच्चे सच में बहुत प्यारे हैं। इसके बाद डैडी अपने दोनों बच्चों के पास आते हैं। अब उनके जाने का समय हो चुका होता है, इसलिए वो दोनों को समझाते हुए कहते हैं, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर कभी तुम्हारा सामना किसी मार्शल एम्परर से हो तो खुद से उस पर अटैक मत करना, मुझे तुरंत समन करना। समझ गए? दोनों बच्चे सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ डैडी। इसके बाद दोनों बच्चे अपने फादर से कहते हैं कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करेंगे। डैडी भी दोनों बच्चों को गले लगाते हैं और उन्हें प्यार से समझाते हैं। फिर वो कहते हैं कि दोनों अपना ख्याल रखें और हमेशा उनकी बात याद रखें। दोनों बच्चे जवाब देते हैं, समझ गए डैडी, हम आपकी बात मानेंगे। इसके बाद डैडी अपनी जेब से 2 मास्क निकालते हैं और दोनों बच्चों को दे देते हैं। दोनों बच्चे उन मास्क को पहन लेते हैं और जैसे ही दोनों बच्चे मास्क पहनते हैं, लॉन्ग आंट अचानक काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो मन ही मन सोचती हैं, इन दोनों बच्चों ने जैसे ही ये मास्क पहने हैं, ये मेरी सेंस से पूरी तरह गायब हो गए हैं। इसके बाद लॉन्ग आंट उन दोनों बच्चों के मास्क को देखकर मन ही मन सोचती हैं, ये दोनों मास्क भी इनक्रेडिबल ट्रेजर्स हैं और इनके पास पहले से ही इतने इनक्रेडिबल ट्रेजर्स हैं। फिर वो बच्चों के फादर की तरफ देखते हुए मन ही मन कहती हैं, इतना पावरफुल और अच्छा डैडी होना सच में बहुत अच्छी बात है। इतना होते ही बच्चों के फादर वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद व्हाइट हेयर वाला बच्चा लॉन्ग आंट के पास आता है और उन्हें बुलाते हुए कहता है, ऑन्ट लॉन्ग, ऑन्ट लॉन्ग। लॉन्ग आंट उसकी तरफ देखकर कहती हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरे डैडी हैंडसम है? लेकिन व्हाइट हेयर वाला बच्चा कुछ और पूछने ही वाला होता है कि तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची वहां आ जाती है। वो अपने भाई को देखकर गुस्से में कहती है, छोटे बदमाश, तुम कब अपनी ये बातें बंद करोगे? इसके बाद वो उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, अपनी ये बातें बंद करो। ये सुनकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा तुरंत अपनी सिस्टर से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सिस्टर, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं पूछूंगा। इसके बाद वो वहां से आगे जाने लगता है, लेकिन उसकी सिस्टर भी उसके पीछे पीछे जाते हुए चिल्लाती है, रुको, वहीं रुक जाओ, पहले हम अपनी मॉमी को रेस्क्यू करेंगे, उसके बाद देखती हूं तुम्हारा क्या करना है। और ये बात मैं मॉमी को बिल्कुल नहीं बताने वाली हूं। लेकिन व्हाइट हेयर वाला बच्चा बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं होता। वो आगे भागता रहता है और येलो ड्रेस वाली बच्ची उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाती है, क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा अपने फादर के लिए वाइफ ढूंढने की ही बात चलती रहती है? ये देखकर लॉन्ग आंट भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती और वहां खड़ी होकर हंसने लगती हैं। इसके बाद सीन कट होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि दोनों बच्चे अब एक बिल्कुल अलग जगह पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज, आज का पार्ट बस इतना ही था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही जितना हो सके उतना कमेंट करना और वीडियो को हाइप जरूर देना, ताकि मैं आगे के पार्ट्स भी जल्दी से जल्दी लेकर आ सकूं। तो गाइज, मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, टेक केयर।